नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर हम बात करेंगे सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हिंदी पेडागोजी के होंगे। और यहां पर आपको जो भी प्रश्न देखने को मिलेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन आएगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने, वर्णमाला है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत से ऐसे प्रश्न आपको ऐसे देखने को मिलते हैं जो बहुत ही सरल होते हैं और गलत वहाँ पर हो जाते हैं। तो वर्णमाला है, क्या वाक्यों का समूह है, क्या शब्दों का समूह है, क्या वर्णों का समूह या उपरोक्त सभी। तो आप सभी को पता है कि हिंदी वर्णमाला तो आप कहोगे सर आपके जो वर्ण रहेंगे वो 52 रहेंगे। अगर स्वर की बात आएगी कहोगे सर स्वर 11 होते हैं। व्यंजन की बात आएगी तो व्यंजन 33 होते हैं। इतना आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से पता है। देखिए एक वर्ण होता है और वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है, वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है या व्यवस्थित ढंग जिसको हम कह सकते हैं, व्यवस्थित ढंग, वर्णों का व्यवस्थित ढंग या व्यवस्थित समूह ही हमारा क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। आपका सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। कभी भी आपसे पूछेगा वर्णमाला है तो आप कहोगे सर जो वर्णों का समूह है या वर्णों का व्यवस्थित ढंग का जो समूह है उसी को हम क्या कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं, रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया था सब इनके सभी के बारे में। क्या वर्ण होता है, शब्द होता है, वाक्य होता है या शब्द भंडार होता है। दोस्तों जब रचना होगी तब हम क्या करेंगे, लिखेंगे किसी चीज़ को। जब हम किसी चीज़ को लिखेंगे तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था कि वर्णमाला का प्रयोग करेंगे, यानी कि वर्णों का प्रयोग करेंगे और वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। और जब हम लिखेंगे तो वर्णों के ही माध्यम से लिखेंगे, अर्थात हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। रचना की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है लिपि है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है। एक सिंपल प्रश्नों से हम थोड़ा कठिन की ओर बढ़ेंगे। पहला ही आपका वीडियो या हिंदी का है और ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वीडियो जो आपके पेपर में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको देखने को यहाँ पर भी मिलेंगे। लिपि है, वर्णों की व्यवस्था, वाक्यों की व्यवस्था, शब्दों की व्यवस्था या उपरोक्त सभी। दोस्तों लिपि है कभी पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर लिपि भी होती है आपकी वर्णों की व्यवस्था। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जो भाषा स्वाभाविक रूप से सीखी जाती है, यानी कि बच्चा जन्म लिया और जन्म लेने के बाद में वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने घर के आसपास के वातावरण से ही चीज़ों को सीख रहा है, उस भाषा को सीख रहा है। यानी कि बच्चा सीख रहा है स्वयं से सीख रहा है। और स्वयं से सीख रहा है, स्वाभाविक रूप से सीख रहा है, यानी कि स्वयं से सीख रहा है। और बच्चा स्वयं से क्या सीखता है, अपनी मातृभाषा को ही सीखता है। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जब भी बच्चा सीखेगा स्वाभाविक रूप से तो मातृभाषा सीखेगा और यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बोलना और लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है। बोलना और लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है? क्या अभिव्यक्ति पक्ष होगा, ग्रहण पक्ष होगा, उपरोक्त दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब हम बोलते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, किसी से हम बातचीत ही तो करेंगे। जब हम बोलेंगे तो हम बातचीत करेंगे। जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम पत्र लिखेंगे या अपनी हम किसी बुक में लिखेंगे या कॉपी में लिखेंगे। तो हम अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं। हम अपनी जो हम बोल के भी अपनी बातों को अभिव्यक्त करते हैं, पत्र लिख कर के भी अपनी बातों को हम बताते हैं। मान लीजिए कि हमको किसी को पत्र लिखना है तो हम पत्र में वही तो लिखेंगे जो हमारी बातें हम उसको बताना चाहते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका
अभिव्यक्त करना, दूसरे को बताना, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलना और लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है, तो यह अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। शिशु की प्रथम भाषा है। शिशु की प्रथम भाषा, अभी मैंने आपको बताया था बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखता है, तो आपने कहा था सर मातृभाषा सीखता है, और जब बच्चा स्वाभाविक रूप से सीखेगा तो वही तो प्रथम भाषा कहलाएगी, यानी कि मातृभाषा ही होगी। आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चंस को रिलेट करके यहाँ पर लिखा गया है, भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ है, यानी कि जब हम सुनेंगे तो हम क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और सुनने का सही तरीका आपका बोधपूर्वक श्रवण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भाषा की शिक्षा के अंतर्गत सुनने का अर्थ आपका बोधपूर्वक श्रवण आपका कहलाएगा, सुनने का ठीक ढंग से तरीका, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। शब्द भंडार घोतक है। शब्द भंडार घोतक है। देखिए, शब्द भंडार, आपके पास शब्द होगा तब आप किसी भी भाषा को बोल पाओगे। आपके पास अगर शब्द होंगे तब आप किसी भी भाषा को बोल पाओगे, यानी कि भाषा का विकास ही आपका शब्द भंडार का घोतक होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ना ही शारीरिक, ना ही मानसिक, और इनमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शंस कट जाएंगे। आपका भाषा विकास जो होगा ये कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं और कह रहा है बालकों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास निर्भर करता है। बालकों का बौद्धिक विकास, बालकों का नैतिक विकास, बालकों का सांस्कृतिक विकास, ये निर्भर करता है किस पर? क्या खेल क्षमता पर, भाषा क्षमता पर, या अध्ययन क्षमता पर, या इनमें से कोई नहीं। तो बालकों का बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास जो है वो भाषा की क्षमता पर निर्भर करता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। बाल मनोविकास का प्रधान साधन है। देखिए भैया, बालक जब भी, अभी मैंने आपको बताया कि प्रथम भाषा मातृभाषा, स्वाभाविक रूप से बच्चा जब सीखेगा तो मातृभाषा की ही शिक्षा सीखेगा, और बाल मनोविकास का प्रधान साधन मातृभाषा की ही शिक्षा कहलाएगी। अब आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। मनुष्य को अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करनी पड़ती है। क्या लिखने की, बोलने की, पढ़ने की, या सुनने की? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आपका सरल क्वेश्चन है। देखिए, बच्चा जन्म लेता है, बोल नहीं पाता लेकिन सुन लेता है। कहीं पर भी जाता है, सुन लेता है, बोलना कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं से जा रहे हैं, आप चीज़ों को सुन लेंगे, बोलना कोई ज़रूरी नहीं। यानी कि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में सबसे अधिक क्रिया करता है तो वो सुनने की करता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम बढ़ रहे हैं और कह रहा है कि मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मौखिक भाषा की अंतिम इकाई है। यहाँ पर थोड़ा हम सही कर लेते हैं, ये आपकी यहाँ पर हम इसको काट के थोड़ा, ये ध्वनि नहीं, ध्वनि होगा, ध्वनि होगा। देखिए, मौखिक भाषा की अंतिम इकाई जब भी कभी आपसे पूछे तो आप बताओगे ध्वनि, और कभी भी आपसे पूछ दे कि लिखित भाषा की अंतिम इकाई, लिखित भाषा की अंतिम इकाई, तो लिखित भाषा की अंतिम इकाई कहोगे सर वर्ण होती है। लिखित भाषा की अंतिम इकाई वर्ण, और मौखिक भाषा की अंतिम इकाई आपकी ध्वनि। यहाँ पर आपके आज के प्रश्न दोस्तों समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। सभी मित्रों तक वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।